आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको इस कोर्स में करा दिए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो भी बचे हैं। तो हम आप कह सकते हैं अराउंड मिडवे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो वो सिस्टम वाला अपना एक सीक्वेंस रहता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद कुछ हम बाकी टॉपिक्स जैसे कि न्यूट्रिशन है, डिसीजेज है, या फिर सेल है, या फिर आपका टिश्यू है, या फिर इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये जो क्लास आपकी है ये पिछली क्लास का कंटिन्यूएशन है। यानी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको रिप्रोडक्शन का जो बेसिक पोर्शन है वो समझा दिया था। इस क्लास में मैं आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा एंड कुछ पोर्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शायद पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा करा दिया था, जो कि ओवरलैपिंग पोर्शन है, जो रिप्रोडक्शन के जो सीक्वेंस बनते हैं उनमें से। ठीक है, तो हम बचा हुआ पोर्शन इस क्लास में पूरा करेंगे। एंड अगर आप ऐसे हैं जो पिछली कोई क्लास आपने अब तक नहीं देखी है, तो उस केस में आप या तो क्लास में 15 से 20 मिनट रुकिए, ट्राई कीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उस केस में आप जो है पिछली क्लासेस को पहले देखिएगा और उसके बाद इस क्लास को देखना। ठीक है, एक और रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है जो बचा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजॉरिटी पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे जैसे तैसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद जब मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसे आप आज की इसी क्लास से लाइव पढ़ लें। ठीक है, आपकी जो क्लास है दोस्तों वो एक 4 से 6 है, जिस क्लास में आप इस समय है। उसके बाद रात को 10 से 12 है। ये 2 क्लासेस आपकी आज हैं, प्लस पे बायो की। इसके बीच में एक स्पेशल क्लास भी है जो कि आज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक है। ठीक है, ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें मैं आपको जीके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराता हूँ। बाकी 4 से 6 और 10 से 12 आपकी 2 प्लस क्लासेस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। रुकिए जरा, थोड़ा सा सेशन अटक रहा है, शायद कुछ इशू होगा सर्वर वगैरह में। मैं एक बार फटाफट से रिफ्रेश कर लेता हूँ, पेन सही नहीं चल रहा एंड उसके बाद क्लास के कंटेंट को शुरू करते हैं। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है दोस्तों? कुछ साइट में इशू है, किसी वजह से थोड़ा लाइव आने में दिक्कत हो रही थी। आपके पार्ट पे सब चीजें ठीक है क्या, या आपको भी थोड़ा बहुत इशू महसूस हो रहा है? इधर से थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए, एनीवे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको, देखिए, रिप्रोडक्शन में मैं 3 चीजें पढ़ाता हूँ। सबसे पहले बेसिक्स, यानी वो स्टेप्स, स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और तीसरे नंबर पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली क्लास के अंदर ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको तैयार करा दिए हैं और इस क्लास के अंदर यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं इस चैप्टर को खत्म करके नए चैप्टर की तरफ चल पड़ूंगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे माइटोसिस सुना होगा आपने, मियोसिस सुना होगा। इनके कुछ फेजेस होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, जो मुझे लगता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा लैग हो रहा होगा कुछ साइड में या फिर इन जनरल इशू हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे तैसे कॉपरेट करें, काम चलाएं और अ, देखते हैं सेशन कैसा चलता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी। पिछली क्लास में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा दिया था और एक दो डायग्राम्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा जो जिससे कि आप उस पोर्शन को रिवाइज कर पाएंगे। डायग्राम जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स होती है वहां से डायग्राम दिए गए हैं, इसलिए आपको बैकग्राउंड में वाटर मार्क देखने को मिलेगा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आपको समझाया था ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरी है, दोनों तरफ एक एक ओवरी होती है और ये पूरा पोर्शन जो है आपका फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है एंडोमेट्रियम वॉल पे आके चिपक जाता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और इसके अलावा मैंने आपको सर्विक्स वगैरह वाला पोर्शन सब पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, आप आराम से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं लगाई है तो आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका डायग्राम मैं अभी के लिए आपके लिए अपलोड कर देता हूँ और ये भी डायग्राम एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है मैंने, इसलिए आपको इसके पीछे भी वाटरमार्क जो है देखने को मिलेगा। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पेपर यहाँ से क्या क्या सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो मेल गैमीट होता है वो होता है स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो होता है टेस्टिस में। ठीक है, अब स्पर्म फॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। आप जानते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो करीब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन जो है इससे कम टेम्परेचर पे होता है। इसलिए टेस्टीज जो है ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं, आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। क्योंकि बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म requires
a temperature lower than human body temperature. अभी आपको ये स्लाइड दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ नाम बताना चाहता हूँ। ये जो है टेस्टीज हैं, ई आई दोनों लगा सकते हैं, और ये दो होती हैं आइदर साइड। अगर आप बॉडी को बीच में से डिवाइड करेंगे तो आइदर साइड, ठीक है। और ये बॉडी के बाहर की तरफ लोकेटेड होती हैं, और बाकी ऑर्गन से, बाकी पोर्शन से एक पाइप के थ्रू ये जुड़ी होती है। ये पाइप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या कैसे है अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। गुड इवनिंग। मेल गैमीट, GAMETE। शाम पिछली क्लास में हुई है ना, पक्का हुई होगी, बिकॉज पिछली क्लास में मैंने नाम कम से कम 8 से 10 बार लिखा। खैर कोई बात नहीं, अगर छुट्टी है तो देख लेना, देख लिया तो इट्स ओके। चलिए दोस्तों आगे। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप नोटिस कर पा रहे हैं इस पाइप को, ये पाइप, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है? क्या इसमें मिक्स होगा, कैसे क्या होगा, अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, थोड़ा देसी डायग्राम बनाता हूँ, बिकॉज ये डायग्राम भले ही फैंसी है लेकिन समझना थोड़ा सा पेचीदा है। कुछ नाम बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या प्रोस्ट्रेट देख पा रहे हैं? प्रोस्ट्रेट। क्या सेमिनल वेसिकल आप देख पा रहे हैं इसी के ऊपर की तरफ यहाँ पर? अब इसे मैं अपने डायग्राम से बना के आपको दिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा एपिडिडाइमिस आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर पोर्शन है एपिडिडाइमिस, कहीं है, बस इतना अपने को देखना है। क्या वास डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? यूरेटर देख पा रहे हैं? यानी ये जो पाइप दोनों है दोस्तों, ये वाले दोनों पाइप, ये कनेक्टेड है किडनी से। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन होता है वो कॉमन होता है, पैसेज कॉमन होता है, इसीलिए ये अल्टीमेटली यहाँ पर आके मिल जाते हैं। यानी इसी के ऊपर कहीं जाके आपको किडनी देखने को मिलेगी। इस पाइप के अंदर जो है यूरिन होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको? अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स में नहीं कर रहा हूँ चीजों को, पेपर जो डिमांड करता है उतना बता रहा हूँ। और इस वाले पाइप से जो है स्पर्म आते हैं, अल्टीमेटली यही इसका पैसेज होता है। कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है। चलिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन सिंपल टर्म्स। यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कोई इलाका है। अब मैं थोड़ा देसी तरीके से समझाता हूँ। फैंसी डायग्राम देखने में अच्छे लगते हैं बट पेपर में दिमाग में नहीं आते। या ये जो है एक टेस्टीज मैंने बनाया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कोई इलाका है, यहाँ पर भी कोई इलाका है, और इस इलाके से एक पाइप कनेक्टेड है जो कि ऊपर की तरफ कहीं जा रहा है, ठीक है जी। आपस में बातें ना करें। यानी ये पोर्शन मैंने बनाया है और ये वाला पाइप जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, क्या मैं इसे वास्ट डिफरेंस कह सकता हूँ? ये जो पाइप, ये दोनों एक ही है, बस आपको अलग अलग व्यू दिखा रखा है। जैसे एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था लंग्स का, जिसमें एक पोर्शन में मैंने आपको दिखाया था आउटर कवरिंग, एक पोर्शन में इनर पोर्शन। तो दोनों चीजें सेम है, बस वो अलग अलग एनसीईआरटी ने दिखाई है। ये वास्ट डिफरेंस नाम का पाइप, क्या मैं कह सकता हूँ इससे निकल रहा है? ये है वास्ट डिफरेंस। ये जो पोर्शन है ये है एपिडिडाइमिस। इसका काम होता है, थोड़ा समझने की और ये वाला पोर्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। थोड़ा सा बार बार मुझे आगे पीछे जाना पड़ेगा। ये एपिडिडाइमिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें नहीं मांग रहा, कहीं पर भी यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे दूंगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आप एक काम कर लीजिए, पहले मैं पूरा स्लाइड बना देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आपको आधा से 1 मिनट दे दूंगा, आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी आप ड्रॉ करोगे फिर मैं कहीं पे कुछ लिख दूंगा तो आपको काटापीटी करनी पड़ेगी। पहले आप समझ लो, यहाँ पर होता है जर्मिनेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं इसे बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, चीजें इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पर्म यहाँ पर इस इलाके में बनेगा और यहाँ से इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, जिस इलाके को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है जी? स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म व्हेन नीडेड। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? अब पेपर में अगर आपसे कहे स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है और ऑप्शन में सिर्फ यही आपको दिया गया है, तो आप इस पे टिक कर देंगे।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एपिडिडाइमिस को सेम करो किया है क्या? नहीं, देखो मैंने थोड़ा चीजों को प्रगति सिंपल रखा है। टेस्टिस के अंदर एक इलाका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से, दूसरा इलाका एपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। मैंने बस उसे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे एक इलाका दूसरा इलाका ड्रॉ कर दिया। जर्मिनेशन का मतलब फॉर्मेशन है यहाँ पे। पेपर आपसे ना थोड़े सिंपल ही सवाल पूछेगा कि एपिडिडाइमिस में क्या होता है, और ऑप्शन में आपको दे देगा स्पर्म स्टोरेज, इस तरीके सिंपल चीजें देगा। मैं थोड़ा सा हाई लेवल ही चीजों को रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो ड्रॉ करा है मैंने, ये टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ करा है। अब आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं करना चाहे तो। एक इसके ऊपर बैग होता है, सैक होता है, थैला होता है, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, जिसे स्क्रोटम बोला जाता है। ये बैग जैसा होता है, थैले जैसा, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। नमस्ते। अभी 3 स्लाइड्स के आसपास हुआ है सपना। पेज का काउंट 1 से 2 के बीच। ठीक है, बना लिया है। 10 सेकंड और हैं, बना लीजिए, और कोई भी हो। नहीं, इससे पहले 1-2 स्लाइड्स हो चुकी हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन चैप्टर मैं एंड में कराऊंगा बेटा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मान के चलिए 4 सेशन के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, जैसे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पर करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 छोटे-छोटे डब्बे होते हैं, जहाँ पर ये काम होता है। अब ये डेटा अपने लिए कुछ खास काम का नहीं है, बिकॉज़ पेपर ये सब नहीं पूछेगा, तो थोड़ा-सा मैं चीज़ों को एसएससी ओरिएंटेड सिंपल ही रख रहा हूँ। चलो, आगे चलते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर होता है formation of not completely developed sperm, और उसके बाद ये यहां से ट्रांसफर हो जाता है एपिडिडाइमिस में, और यहां पर स्पर्म मैच्योर होता है। समझ पा रहे हैं मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं? नोट कीजिए। ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर। आपने ये नोटिस करा पिछले डायग्राम में आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये टोटल होते हैं करीब 250, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा, चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल ही रख रहा हूँ, ठीक है। 250 ये लोब्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपको इसमें अजीब से छोटे-छोटे इलाके दिख रहे होंगे, और हर एक के अंदर 1, 2, 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब कुछ और डेटा मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। ये स्टार अगले पेज पे लिखता हूँ मैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल contains two types of cells। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेनली 2 तरीके के सेल्स जो हैं पाए जाते हैं। पहला जो है वो है मेल
जर्म सेल्स। ये जर्म का मतलब बैक्टीरिया वगैरह नहीं, जर्म का मतलब जर्मिनेशन यानी फॉर्मेशन है। और दूसरा है सेरेटोली सेल्स। सेरेटोली सेल्स और जो है आपके मेल जर्म सेल्स। बस ये नाम आप और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, फॉर्म्स स्पर्म्स, और ये जो है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म। राहुल, थोड़ा सा शायद साइट में इशू है या कनेक्शन में कुछ इशू होगा, आप थोड़ी देर और ट्राई करिए, अगर फिर भी ना चले तो आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। इधर तो सब ठीक लग रहा है वैसे, खैर चलें आगे। अब बताता हूँ सीमेन और स्पर्म में क्या फर्क है। देखिए, जो सीमेन होता है ये वो फ्लूइड है जो स्पर्म को कैरी करता है फीमेल बॉडी में, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, इसमें स्पर्म पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। स्पर्म का रोल क्या है आपको पता ही है, स्पर्म का रोल है फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके जो फ्रक्टोज है इसका रोल है टू प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू स्पर्म। साइट्रिक एसिड का है टू प्रोवाइड मोशन टू स्पर्म। कोई मौसम चेंज हो रहा है, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मेरी भी तबीयत जो है कल से थोड़ी डाउन चल रही है, आप कोशिश करें अपनी तबीयत का ध्यान रखें। फैन धीरे चलाइए, कुछ नहीं रखा 4-5 दिन खराब हो जाएंगे। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच श्रेया। कोई बात नहीं श्रेया, चलें जी आगे। सीमेन वो फ्लूइड है जो स्पर्म को कैरी करता है। देखिए स्पर्म तो बहुत छोटा है, तो वो एक फ्लूइड के अंदर कैरी होता है। स्पर्म अगर आप एक बोट मानो तो सीमेन जो है एक तरीके की लेक मान सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं और ये सीमेन के साथ कैरी होते हैं। अब सीमेन जो है थोड़ा समझने की कोशिश करना, इट इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन बोले तो बेसिक इन नेचर। ये सब सवाल एसएससी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यस सान्या, बिकॉज यहाँ पर जो सीक्रेशन आता है वो प्रोस्ट्रेट से आता है जो कि एसिडिक होता है, और एक सेमिनल वेसिकल से आता है जो कि बेसिक होता है। तो ओवरऑल जो है वो बेसिक नेचर का बनता है। अब कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, पहले डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं आधा मिनट लूंगा करीब। अभी आप रुकिए। ये नहीं बनाना है, आप पहले थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या बनाना है अपनी कॉपी में, मैं आपको बता देता हूँ। इसी को सिंपल रूप में बनाना, एक ट्रायंगल बना लेना, एक इसके तरह से कुछ पाइप बना लेना। यहाँ से कुछ निकला और यहाँ पर आ गया, और यहाँ से कुछ निकला ये यहाँ चला गया। अपनी कॉपी में ब्लैक वाला बना लो, थोड़ा सिंपल रहेगा। ऊपर वाला बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, बट बॉटम वाले से काम बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे चलता है लेट मी एक्सप्लेन। आपको पता है ना, ये वाला जो पाइप होता है यही यूरेथ्रा है। नहीं, 10 सेकंड के लिए तो बैक नहीं कर पाऊंगा मैं, उसकी जगह छोड़ दीजिए आप। यही यूरेथ्रा है। ये वाला जो पोर्शन है ये प्रोस्ट्रेट
ग्लैंड है, ये जो है सेमिनल वेसिकल है। आप चाहो तो जो ब्लैक वाला डायग्राम है उसी में नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको पेपर में कोई नहीं कह रहा कि आप इसे ड्रॉ करो। इन सभी इलाकों से जो है अलग अलग मटेरियल निकलता है, फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड वगैरह निकलता है, और वो अल्टीमेटली यहाँ पर शामिल हो जाता है। समझ पा रहे हैं? देखिए कैसे चलता है। स्पर्म तो यहाँ से आएगा, ठीक है, स्पर्म इसके अंदर से आ रहा है, और फाइनली यहाँ पर क्या होगा, प्रोस्ट्रेट से, सेमिनल वेसिकल से सब कुछ निकला, तो जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर सीमेन आएगा। क्या आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पर जो है ये सीमेन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, नोट करिए, ये मैंने आपको पोर्शन बता दिया है। चल अब आगे चलते हैं। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। तो शब्द और अपने को पता होने चाहिए, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पेपर पूछता है। फटाफट 2 सेकंड इसमें दे दिए मैंने, 2 सेकंड इसमें दे दिए मैंने, और इसे इसमें भी टाइम दे दिया। बना लीजिए आराम से। हो गया जी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम, चिंता ना करें। देखिए मैं इस वाले से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्वियसली आज का सेशन थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ एज इन थोड़ा सा पेचीदा है, अजीबोगरीब नाम है बहुत सारे, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ से स्पर्म आएगा, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ से, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, ये पूरे इलाकों से बाकी चीजें आएंगी, और अल्टीमेटली ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सीमेन बन जाएगा, बिकॉज अब इसके पास सब कुछ है, फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड, ये दोनों इस वाले इलाके से आ गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जो निकलेगा वो सीमेन होगा। सीमेन में 3 चीजें मैंने आपको बताई है, एक मैंने स्पर्म, एक फ्रक्टोज, एक साइट्रिक एसिड, ठीक है। अब मैं आपको 2 सिंपल से टर्म्स पढ़ाना चाह रहा हूँ पेपर के लिए, वो है आपके वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होती है ये होती है मेल्स में, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करा जाता है, वास डेफरेंस इज ब्लॉक्ड। तो क्या होगा, स्पर्म विल नॉट बी प्रेजेंट इन सीमेन, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आप सबको एक साथ बता देता हूँ, जो मैं कई समय से नोटिस कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर रिश्तेदारी ना बनाए, ना ही अच्छे सेंस की ना ही बुरे सेंस की, कुछ नहीं रखा उन बातों में। आप सब आइए, पढ़िए और जाइए। एक दूसरे से बातें थोड़ा कम किया करिए, वरना ऐसा ना हो सभी के सभी का सिलेक्शन एक साथ रुक जाए और अगली बार फिर से सभी लोग सेम बैचेस लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं, कोई भी कुछ भी कर रहा है यहाँ पर, आप लोग आपस में बातें अवॉइड करिए, ठीक है। और ये मैं सभी को एक साथ कह रहा हूँ। होता क्या है ना, पहले आप लोग दोस्ती यारी अपनी बढ़ा लेते हैं आपस में, फिर सामने वाला और आप सब लोग मिलके जो है आपस में बातें करते हैं। जब तक अच्छी बातें चल रही है तब तक अच्छा लगता है, तैयारी की बातें होती है, कुछ समय के बाद ये निगेटिविटी आ जाती है। कोशिश कीजिए अपने सपने को, अपने अपनों को याद करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इतना समय आप पे होना ही नहीं चाहिए कि आप लोग कमेंट करें। आपको क्या लगता है जितने लोग कमेंट कर रहे हैं इतने बच्चे क्लास में हैं? आप हाफ भी नहीं है जितनों के कमेंट आ रहे हैं, बाकी सब चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। समझदार बनिए, स्कूल कॉलेज की लाइफ से थोड़ा निकलिए, और ऑफिसर वाली सोच थोड़ी सी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करा जाता है। इज ब्लॉक्ड और ओवम डज नॉट कम टू मीट स्पर्म। आपको समझ आ रहा है, मैंने बड़ी देसी भाषा में लिखा है चीजों को, बड़ी देसी भाषा में। नोट करिए, आगे चलें। वास्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया ना बेटा, ये वाला देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई इस पोर्शन को यहाँ से ब्लॉक कर दे, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, तो बताओ स्पर्म बनेगा तो, लेकिन क्या वो सीमेन का पार्ट बन पाएगा? हमें पता है वास्ट डिफरेंस वो पाइप है जहां से सीमेन में स्पर्म आके मिलता है। तो अगर ये पोर्शन ब्लॉक हो गए दोनों, तो उस केस में स्पर्म बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, इट इज टोटली सेफ, ठीक है। और इसी तरीके अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई इस पोर्शन को ब्लॉक कर दे तो भी सेम कंडीशन है। जी हाँ, दोनों ब्लॉक होंगी दोनों ही केसेस में।
ठीक है, समझ पाए आप? मैं आपको समझा दूं, देखिए काफी केसेस में क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप ये चाहते हैं कि अब रिप्रोडक्शन ना हो, तो उस केस में परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में जो है ये वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी जो है गवर्नमेंट, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, दीज थिंग्स आर टोटली सेफ, और हजारों लाखों करोड़ लोग ये सब करा चुके हैं। इसमें ये होता है कि मेल बॉडी अगर कोई मेल पर्सन कराता है तो उस चीज को हम वैसेक्टॉमी बोलते हैं, उसमें वास्ट डिफरेंस को बीच में से ब्लॉक कर दिया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो, तार काट दी जाती है, ठीक है। और उस केस में स्पर्म सीमेन तक नहीं पहुंचेगा। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होता है और इसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करा जाता है, ठीक है। राहुल जनरली नो। चलिए आगे, चलिए ये पोर्शन मैंने आपको तीन जो चीजें थी वो मैंने पढ़ा दी है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी रिप्रोडक्शन का जो कोर है, यानी सेल जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं, क्यों डिवाइड होते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, और लाखों सेल्स डेली मरते हैं और लाखों सेल्स डेली बन जाते हैं। पुनीत, ऑन एन एवरेज जितना आप एक सेशन में 2 घंटे में लिखते हैं, उसका 1/4 आप छोड़ सकते हैं। आधे घंटे का सेशन है तो अंदाजे से छोड़ दो। सेल डिवीजन जो है, इसका पर्पस ये है कि हमारा जीवन चलता रहे। आपको पता है ना, ये जो योगा करते हैं या जो एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं या जो रिलीजियस फेथ रखते हैं, वो भी बताते हैं, और इन जनरल साइंस भी बताती है कि ये जो हमारी बॉडी है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, जो हम खाते हैं वही है। भाई हमने कुछ खाया, वो उसमें से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स निकले, वो हमारी बॉडी में जाके लग गए। कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी पूरे तरीके न्यू बॉडी बन जाती है, बिकॉज पुराने सेल्स सारे के सारे मर जाते हैं। भले ही हमारा दिल वैसा ही है, लेकिन दिल के अंदर के सेल्स तो बार बार मर रहे हैं और नए सेल्स बन रहे हैं। तो इस सेल डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो पुराने सेल्स हैं वो मरे और नए सेल्स उनकी जगह ले सके। लेकिन क्या इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि वो सेल्स आइडेंटिकल होने चाहिए या ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने चाहिए? सोच के देखिए कि अगर मान लेते हैं कोई एक सेल एक तरीके का काम करता है, अब कोई दूसरा सेल आएगा तो उसे भी तो एग्जैक्ट वही काम करना है ना, ठीक है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जो ओल्ड सेल है वो मरता है और नया सेल फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेल के अंदर वैसे तो मैंने अभी आपको सेल एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैं बेसिक्स आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टाइम में भेजिए। जो सेल होता है उसके अंदर मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं। एक उसकी बाउंड्री, जिसे हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक इसके अंदर का है पूरा मैटर, जो कि साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, और एक इसका न्यूक्लियस, जो कि इसका ब्रेन होता है। बहुत कुछ और भी होता है, दुनिया भर की चीजें होती है, हम पढ़ेंगे उसे, बट जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि एक बाउंड्री होगी, एक न्यूक्लियस होगा, और उसके अलावा बाकी सब जो है वो साइटोप्लाज्म होगा। अब कैसे चलता है, जब सेल बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है और जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो चेंज होता रहता है। वो क्या है जी, चेंज होता रहता है। अब चेंज होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये डिवाइड करने की कोशिश करता है, यानी जब साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस अभी उतना नहीं बढ़ा, तो सेल जो है टूटने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ एक सेल है जो 20 ग्राम का है और उसमें जो न्यूक्लियस है वो 2 ग्राम का है, तो क्या साइटोप्लाज्म 18 ग्राम का होगा? बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपसे करी है कि अगर एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस 2 ग्राम का है, ये न्यूक्लियस है, समय के साथ जब जो सेल है वो बड़ा होता गया होता गया होता गया, और ये मान लेते हैं 60 ग्राम का हो गया, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो 2 से अभी 4 ग्राम पे गया है, तो साइटोप्लाज्म आपका कितना होगा? बताओ जी, लगा दो मैथ्स। 56। कोई बात नहीं, आप बाद में क्लास देख लीजिएगा, नथिंग टू वरी राहुल। अगर आप पहले वाले रेशियो को देखते हैं तो क्या पहले रेशियो 1:9 था, लेकिन अब जो रेशियो है इन दोनों का वो 1:14 है। यानी न्यूक्लियस भले ही बड़ा हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म काफी स्पीड में बड़ा हुआ है। अरे जैसे अपने जीवन में है, हम भी बड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हमारा पेट बड़ा हुआ वैसे हमारा दिमाग बड़ा नहीं हुआ। हम खाने पीने में तगड़े हो गए हैं, अब हम चिल्ली पोटैटो वगैरह सब खा लेते हैं, लेकिन दिमाग हमारा अभी भी जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कुछ खास जो है नहीं बड़ा है, ठीक है। ये तो ऑन अ लाइटर नोट में आपसे बस बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो सेल डिवीजन का जो बेस है वो ये है कि साइटोप्लाज्म एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस काफी ज्यादा हो जाता है, और अब सेल चाहता है कि मैं इतना लोड नहीं ले सकता, अब मैं 1 से 2 हो जाऊं। क्या बात को समझ पा रहे हैं? और सेल डिवीजन में मदद करते हैं सेंट्रोसोम्स, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों जब हम सेल एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम्स अभी नोट कर लीजिएगा, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ये मैं आपको समझाता हूँ अगले पेज पे, नोट करें, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा
डायग्राम रिपीट करता हूँ, डायग्राम में कुछ नहीं है, एक सर्कल बनाया, ये वैसे ना मनीष मैं आगे चल के एज अ टॉपिक पूरा सेल पढ़ाऊंगा, तो अभी कम भी समझ आया तो चल जाएगा। एक बाउंड्री है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अच्छा राइट वाला ठीक है। देखो हमारे पास एक सेल है जिसका वजन 20 ग्राम है। यस अपेक्षा सेंट्रोसोम एक तरीके की सेल ऑर्गेनली, ऑर्गेनली यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं। मान लेते हैं मैंने पर्पल कलर से बना दिया सेंट्रोसोम, ठीक है। सेल 20 ग्राम का है मनीष, उसमें 2 ग्राम का न्यूक्लियस, 18 ग्राम बाकी सब है। सेल बड़े होते होते 60 ग्राम का हो गया, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो 4 ग्राम का हुआ, तो ये 56 हो गया। तो अगर आप नोटिस करते हैं तो सेल 3 गुना बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियस 2 ही गुना बड़ा है। तो जो साइटोप्लाज्म वो 3 से भी ज्यादा गुना बड़ा होगा, नोटिस करो। यानी पहले अगर मैं बनाता एक सेल और उसका न्यूक्लियस, अब क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ गया है, न्यूक्लियस कम बड़ा हुआ है, जिस चक्कर में अभी कहेगा कि मैं टूटना चाहता हूं, मैं धीरे धीरे जो है 2 हिस्सों में होना चाहता हूं, और ये 2 अलग अलग सेल्स के रूप में दिखेगा। यस योगेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। सबसे पहले तो यही याद रखना कि माइटोसिस जो है ये बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। मियोसिस जो है ये गैमीट से एसोसिएटेड है, गैमीट फॉर्मेशन में काम आता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में काम आता है। नीरज नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। प्रिया, अगर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ेगा तो सेल डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जितने सवाल बनते हैं इस टॉपिक से उसमें से मैक्सिमम सवाल इसी पेज से सॉल्व हो जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अभी और कुछ पोर्शन पढ़ाऊंगा। जी हाँ, रेशो भी होता है, उसे के आई के नाम से जानते हैं। रुपेश, अगर आपने सुना है तो डेफिनेटली आपने सुना होगा उसके बारे में। ये सेल है दोनों या पार्ट है दोनों, मियोसिस रिपीट, कोई बात नहीं, चलो। अभी मैंने समझाया ही नहीं है तो मैं रिपीट क्या करूं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बर्गर है, ठीक है जी, कुछ इस तरीके का बर्गर दिखता है। इसमें मैं टूथपिक भी लगा देता हूँ, 10 रुपए बढ़ जाएंगे टूथपिक लगाते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इसे 2 तरीके से तोड़ सकता हूँ, पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। मैं चाहूँ तो बर्गर को बीच में से काट सकता हूँ, और चाहूँ तो इसे ऐसे भी काट सकता हूँ। ऑब्वियसली ये ज़्यादा सेंसिबल है ना। अब हमारी बॉडी में क्या चलता है दोस्तों, ये तो चलो मैंने आपको थोड़ा शांत करने के लिए समझाया है। हमारे हाथ में कोई सेल अगर है तो वो एक सेल जो होता है वो 2 सेल के अंदर टूट जाता है। थोड़ा आराम आराम से समझाता हूँ, ठीक है। ये कहलाता है माइटोसिस। लेकिन अगर एक ही सेल जो है वो 4 अलग अलग सेल्स में टूटता है तो ये होता है मियोसिस। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी भी नहीं समझ आया होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेट मी एक्सप्लेन। देखो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं ना दोस्तों, हर एक सेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अब जब ये टूट जाएगा 2 सेल्स में, तो हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, जैसे ऊपर वाले सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे भाई, फादर सेल में 46 थे, तो जो डॉटर सेल है, जो फाइनल सेल्स बने हैं, इसके अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम्स। ये आपकी मैथ्स नहीं है, ये है बायोलॉजी। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जो फादर सेल था और जो बच्चा सेल है वो आइडेंटिकल है, याद करो। अगर आप इसे 23 क्रोमोसोम दोगे तो इसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, इस पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है कोई। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। क्रोमोसोम जो है वो टूट जाते हैं, जैसे कि एक चुंबक में 2 पोल होते हैं। अगर आप उसे बीच में से तोड़ोगे तो 2 चुंबक बनेगी, लेकिन दोनों के अंदर 2-2 पोल होंगे ना। भाई नॉर्थ साउथ एक चुंबक के अंदर है, तो जो छोटी छोटी 2 चुंबक बनी है उसमें भी दोनों पोल होंगे। सी दिस इज बायोलॉजी, दिस इज नॉट योर मैथ्स, है ना। तो इसे आप उस तरीके समझो, जैसे कि अगर मैं बर्गर को ऊपर से काटता हूं तो 2 बर्गर आइडेंटिकल मेरे पास बनेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा पहला बर है दूसरा गर है ना। ये भी बर्गर है वो भी बर्गर है, हाँ आधे आधे हैं, लेकिन दोनों के अंदर सारी आइटमें मौजूद है। आप समझ पा रहे हैं, अगर मैं बर्गर को बीच में से काटूंगा तो भले ही आधा टमाटर है लेकिन आधा प्याज है लेकिन चटनी है और सब चीजें हैं उसके अंदर, समझ पा रहे हैं। यानी ये जो एक बड़ा सेल है, इससे छोटे छोटे 2 ऐसे सेल्स बने हैं जिनमें सारी इंफॉर्मेशन सेम है, ओनली डिफरेंस इज कि साइज छोटा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? थोड़ा सा अब मैं इसे और आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो माइटोसिस,
वन पेरेंट सेल डिवाइड्स into two daughter cells, 46 chromosomes each. यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर अपनी मैथ्स मत लगाइए, मैं आपको समझाता हूँ 46 से 46 कैसे क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस। जितने सेल्स बनते हैं ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड क्या है? पेयर में होते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझो, कहानी ये अलग है थोड़ी आपकी मैथ्स से। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज को काटा तो आधी आधी जो बनी उस पर आधी इंफॉर्मेशन होगी। वो आइडेंटिकल सेल है, एक ही सेल जो है, यही सेल जो है टूटकर दो सेल्स बने हैं, तो इंफॉर्मेशन सेम ही होगी इनके पास। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक्चुअली क्या है 46 92 में बन रहा है। हर एक चीज के दो हिस्से हो रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का होता है। अब आपको मैं चलो इमोशनल कर देता हूँ, एक ही मकान है, उसके दो मकान हो जाते हैं, दोनों बच्चों में वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी को छत मिलेगी और किसी को जमीन मिलेगी, दोनों को छोटे छोटे सही लेकिन पूरे मकान मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को किचन मिल गया और एक को बाथरूम मिल गया, दोनों ही परेशान है। दोनों को ऐसे मकान दिए जाएंगे कि उसके पास भी दोनों सारी चीजें हों, इसके पास भी सारी चीजें हों। वो अलग बात है कि छोटी छोटी हों। क्या बात को आप समझ पाए? आगे चलते हैं जी। अब इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जो कि आपको मारनी है रट्टे। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, रट्टे मारने हैं, घोट के पीना है एकदम। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज। पेपर में सीधा पूछेगा सेकंड फेज क्या होता है, अभी स्लाइड दिखा दूंगा। तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज। डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसके ऑफ स्प्रिंग हैं, बच्चे हैं उसके। अब सन क्यों नहीं बोलते ये मुझे नहीं पता, यानी मैंने कभी से ढूंढने की कोशिश नहीं करी। अच्छा ये सन नहीं बोलते, वरना कुछ लोग कहते कि अरे यहाँ पर भी महिलाओं को पीछे कर दिया गया है, तो ठीक है डॉटर सेल बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्टीमेटली जो है वो बोला जाता है ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, या PMAT वाले सीक्वेंस से ध्यान रख सकते हैं। PMYT जैसे अपना जो है वो कोड है, कुछ कुछ उसके जैसा ही है। डिप्लॉयड का मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन जोड़े में होती है। ठीक है, मैंने लिखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चले आगे। मैं जानता हूं कि आपको 100% समझ में नहीं आया है, बट नीड नहीं है। जितना नीड है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर वहां पर रोका जा रहा है। अननेसेसरली बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करा जा रहा है। मेन जो सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, ये वाला जो आपका पेज है। लेकिन फिर भी हम ये फेजेस वाला सवाल बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो, मियोसिस। वन पेरेंट सेल divides into 4 daughter cells. इसके पास थे 46 क्रोमोसोम्स, इन पे होंगे 23 क्रोमोसोम्स ईच। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब वो टूटने गया था तो उसे अपने हिस्से करने थे, तो वो टूटेगा ही तब जब 46 जो है वो 92 के लायक हो गए हो। एक्चुअली 92 होते नहीं है, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो 92 जब पहले 2 में डिवाइड हो रहे थे तो 46 ईच आ रहा था, लेकिन इस बार 92 जो है 4 में डिवाइड हो रहा है। तो मैथ्स तो आपकी है ही तेज, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। आप कैलकुलेशन बूस्ट करते हैं अपनी बात बात पे, तो आपको पता ही होगा 23 4 जा 92 होता है। आपने जोड़ा वही 23 टू दैट 46 टू द 92 से है, लेकिन मैं मान लेता हूँ आपको पता था। ठीक है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि मियोसिस माइटोसिस की नीड तब पड़ेगी जब वहां पर ये 46 92 के साइज के हो जाए, और उस केस में जब उसके हिस्से करे जाएंगे तो 2 हिस्सों में 46 ईच, 4 हिस्सों में 23 ईच आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी उसके पास आधी इंफॉर्मेशन होगी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अरे भाई, स्पर्म के पास हाफ इंफॉर्मेशन होगी और ओवम के पास हाफ इंफॉर्मेशन होगी, यही तो मिलकर जाइगोट जिसपे पूरी इंफॉर्मेशन है वो बनाएंगे। यस विकास, बिल्कुल सही। 4 के नीचे 23 कैसे? क्योंकि 46 का डबल 92 का 1/4 23 आता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि यहाँ पर ये 46 क्रोमोसोम वाला था, यहाँ पर 23 23 23 और फिर 23 होगा। क्या मेरी बातों को आप समझ पाए?
डिप्लॉयड हैप्लॉयड में क्या फर्क होता है मैं आपको समझा दूं। देखिए अब कुछ टॉपिक्स ना वैसे बच गए हैं तो अभी इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें जो आखिरी वाला होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो डिसाइड करता है कि एक मेल है या एक फीमेल है ना। देसी भाषा में समझाता हूँ कि अगर ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है, तो इनकी बॉडी से आधी इंफॉर्मेशन आएगी और इनकी बॉडी से भी आधी इंफॉर्मेशन आएगी, तभी तो एक नया इंसान जन्मेगा। ये कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन का। मैं बहुत, देखिए मैं सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को, अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स करने का अपना कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। चीज़ें काफ़ी सिंपल, ठीक है। इधर से हाफ तभी तो पूरा बनेगा। खैर आगे चलते हैं। मैंने आपको मियोसिस के बारे में थोड़ा सा समझाया और अब बताऊंगा स्टेजेस। 8 स्टेजेस होती हैं मियोसिस की। आपको याद होगा PMAT, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। उसके बाद आती है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज। कोई बात नहीं ऑफिसर, यस सान्या बिल्कुल सही। यानी अगर आपने माइटोसिस के रट्टे मार लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। मनीष मैं जानता हूं, कल फिर से रिवाइज कर लेंगे और एक बार पेपर से पहले रिवाइज कर लेंगे। आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये भी आपको पता है अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने मन से पूछ के देखो, एक डॉक्टर साहब को ये सब याद होता होगा ना? सच सच बताओ, चाहे वो ये वाला डेटा ना हो, कोई और डेटा हो, डॉक्टर साहब के दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन होगी, क्या बात कर रहे हैं प्रगति। डॉक्टर्स को बहुत नॉलेज होती है, डॉक्टर्स को सच में बहुत कुछ पता होता है। वो तो हम थोड़ा उन्हें अलग सेंस में लेते हैं कि अरे बस हमसे पैसे ठग रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। डॉक्टर्स को बहुत इंफॉर्मेशन होती है। जो यूपीएससी के सिलेक्टेड लोग होते हैं, ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं, क्या उन्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है? 100% यस। आप उनसे कभी बात करके देखो किसी बारे में, उनके पास एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होता है। क्या आईआईटीएन के पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है जब वो 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई करके पास करता है, पेपर देता है? तो वो हम सब में से ही तो हैं लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड उन्हें कैसे याद है। अगर ह्यूमन नेचर में याद करने की टेंडेंसी ना होती तो उन्हें भी याद ना होता। उन्हें भी ना होता याद, भाई वो भी इंसान हम भी इंसान। अगर क्षमता है दिमाग में याद करने की तो इसका मतलब हम कहीं पे लूज पड़ गए। हम पता कहाँ लूज पड़ गए, पिछले 2 से 4 साल में हमने हमने अपने दिमाग की एक्सरसाइज नहीं करी, हमने इतना डेटा याद ही नहीं करा। हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, कॉलेज की जो पढ़ाई है वो नहीं। रुपेश क्या बात कर रहे हैं? डू यू थिंक आई एम अ मशीन? दूर क्यों जाते हैं? मैं आईआईटीएंस का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? मैं अपनी बात करता हूँ ऊपर वाले से डरते हुए। ऑब्वियसली कुछ डेटा तो मुझे भी याद है। तो आपको क्या लगता है कि मैं मशीन के तरीके पढ़ा हूँगा जीवन में? क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन जैसे आप जी रहे हैं वैसे मैं जीवन जी रहा हूँ। तो इट इज सिंपली कि आप मल्टीपल रिविजन्स दें चीजों को, ठीक है। ज्यादा ना घबराएं, अपनी जैसे जितना बने उतना करें। बाकी पेपर में आपको सिर्फ पहचानना है, आपको लिखना नहीं है मनीष। यू नीड टू जस्ट रिकॉग्नाइज कि अच्छा PMAT करके कुछ था, M दूसरे पे है, यही टिक कर दो। अपने को इतना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे। जी हाँ, वक्त लगेगा। हम ना अपना एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, सच में बहुत वेस्ट करते हैं। हमारा बहुत सारा पोर्शन जो है दुनिया की बातों को सुनने में निकल जाता है। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इस चक्कर में जो क्वालिटी स्टडी टाइम है वो थोड़ा सा कम निकल पाता है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई? पक्की बात। अब मैं आपको अगला एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पैक कर दिया, खत्म कर दिया पूरे तरीके। देयर इज नो सच पर्सन रुपेश, ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपको आते हैं बड़े सारे इशू, क्योंकि उस टॉपिक का नाम है टिश्यू। मजेदार जो है शेर नहीं बना, बट कोई बात नहीं, क्या दिक्कत की बात है। अपने को बस भूमिका बांधनी है कि टिश्यू पढ़ाया जा रहा है। देखो टिश्यू क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको इसे बेस्ट वे में पढ़ाऊंगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ ये टॉपिक मैं वन ऑफ द बेस्ट वेज में पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट सारे ही टॉपिक्स में डिटेल में जाता हूँ, बट अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि इसके जो मुश्किल सवाल भी है वो भी आपके बन जाएंगे, बाकी तो देखी जाएगी, ठीक है। सर सेल से पहले टिश्यू, अरे सब समझाया जाएगा। टिश्यू बस लिखा है, घबराओ मत, हौसला रखो, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो टिश्यू में काम नहीं आती। थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, बट ये सच है। आप सेल टॉपिक को पढ़ो और उसे मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता टिश्यू में, बिकॉज टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं कैसे टाइप के टिश्यू हैं या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। तो वो बस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना इंफॉर्मेशन काफी रहता है, ठीक है।
रिप्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है टिश्यू। अब ये टिश्यू होता क्या है? देखो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा शरीर। हम कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं? अपना फ़ोन चलाते हैं। हॉबी फ़ोन चलाना, ठीक है? अब ये जो हमारा शरीर है इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे पैर, जैसे कि हमारे हाथ, जैसे कि होपफुली हमारा दिमाग, ठीक है जी? ये सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर आप किसी भी ऑर्गन को ध्यान से देखोगे, जैसे कि मैं ब्रेन की बात करूँ, चलो ब्रेन में तो फिर थोड़ा ढूँढना ज़्यादा पड़ेगा तब काम की चीज़ मिलेगी। मैं बात कर लेता हूँ आपके दिल की। दिल में काफ़ी कुछ होगा आपके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भरी पड़ी हैं, तो ईज़िली मुझे डेटा मिल जाएगा। दिमाग में ढूँढना थोड़ा पेचीदा रहता है, बच्चों के दिमाग में वो भी स्पेशली। तो देखिए दिल को अगर मैं पास से देखूँगा, तो दिल के अंदर आपको कुछ इलाके मिलेंगे, जैसे कि ये वाला इलाका, जैसे कि ये वाला इलाका, जैसे कि ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका। ये सारे के सारे जो इलाके हैं ना, किसी चीज़ से बने होंगे जिसे कहा जाता है टिश्यू। अब अगर मैं उस टिश्यू को ध्यान से देखूँगा, तो वो एक टिश्यू अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो उसके अंदर छोटे-छोटे, 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 छोटे-छोटे बहुत सारे सेल्स देखने को मुझे मिलेंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो एक ऑर्गेनिज़्म होता है, जो एक प्राणी होता है, जो कि एक जीव होता है, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिज़्म को अगर मैं ध्यान से देखूँगा, तो मुझे इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा जो अभी हम इतने समय से पढ़ रहे हैं। नहीं सचिन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? अब ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम ये हो गया और इसके अंदर पाए जाते हैं ऑर्गन्स। हर ऑर्गन में होते हैं टिश्यू और हर टिश्यू के अंदर होते हैं बथेरे सेल्स, ठीक है? मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा इस पूरे चैप्टर में कि आपको सेल चैप्टर की याद आए। अभी जो टिश्यू टिश्यू मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, ये किसी ने तो कहा होगा कि ये टिश्यू है। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। टिश्यू टर्म वॉज कॉइंड बाय, नोट कर लीजिए फटाफट, बाइकट या जो भी आप इसे कहना चाहें। इसका पूरा नाम था मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बाइकट या जो भी आप इसे कहना चाहो, ठीक है? नहीं, सेल्फी वाला डायग्राम मत बनाइए आप, उसकी सेल्फी ले लीजिए उसके साथ बस। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट वो नहीं बनाना है आपने, ठीक है? कॉइन का मतलब ये होता है कि उसका नामकरण करा गया। नामकरण तो आप समझते ही हैं, यानी ये क्या है? BICHAT, आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है, BICHAT, यानी किसने कहा है कि ये जो चीज है वो टिश्यू है? पेपर यही सब तो आपसे पूछता है ना, टिश्यू टर्म वाज कॉइंड बाय क्या, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन दोस्तों, फादर ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? BICHAT लिखा है वो, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है दोस्तों स्टडी ऑफ टिश्यू। बताओ, बिल्कुल कह सकते हैं मनीष, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ किसने कॉइन करा तो आप आंसर देंगे ये मैरी वाला, लेकिन अगर मैं आपसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी पूछता हूँ तो आप आंसर देंगे सेम। यानी कल को आपसे पूछता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या है, यानी फादर ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है, कौन है, तो आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है? MARIE, मैरी फ्रैंकोइस जेवियर। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन एक और नाम ध्यान रखेंगे, मार्सेलो मैल्फिजी या मैल्फिगी, ऑल्सो एसोसिएटेड विद या ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी। ये जर्मन नहीं, ये ग्रीक, ये जो पर्सन है ये तो फ्रेंच है। ये जो आप नाम देख रहे हैं ये तो फ्रेंच एनाटोमिस्ट है, लेकिन जो हिस्टोलॉजी शब्द है ये ग्रीक शब्द से आया है। हिस्टोस बोले तो टिश्यू और लोगोस बोले तो स्टडी। एनाटॉमी एक ऐसी साइंस होती है जिसमें आप चीजों को काट पीट के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है जी, आगे चलें। देखिए,
टिश्यू को एज सच डिस्कवर करने में किसी एक खास सिंगल इंसान का नाम नहीं आता है, बट फिर भी अगर आपसे पेपर पूछे तो आप ये बायकट भाई का नाम टिक कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। अब एक सवाल आया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या मैं कह सकता हूँ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स? मैं कहूंगा yes and no. It is a group of cells that perform a particular task. ये सेकंड पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर फंक्शन। सोच के देखो ना, अगर ब्रेन या फिर आप ऐसा अपने हाथ में कोई टिश्यू इमेजिन करता हूं तो मिलकर एक ही जैसा काम कर रहे होंगे, तभी तो मैं हार्ट के टिश्यू को अलग देखूंगा और हाथ के टिश्यू को अलग देखूंगा, तभी तो मैं ब्रेन के टिश्यू को अलग देखूंगा और पैर के टिश्यू को अलग देखूंगा, तभी मैं इन्हें एक सिंगल ग्रुप में नहीं रखूंगा, बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। समझ पा रहे हैं? परफॉर्म्स आएगा वैसे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आज की ये वाली क्लास में यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, थोड़ा तबीयत के चक्कर में, वैसे क्लास मेरी तबीयत के चक्कर में पहले सोच रहा था ना लूं, बट क्योंकि काफी समय के बाद बायो की क्लास थी तो मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ। थोड़ी सी छोटी क्लास ली है मैंने 1 घंटे की, ठीक है। आने वाली क्लास जो है आपकी रात को 10 बजे, उसमें मैं आपको बताऊंगा टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू क्या होता है। उसके बाद प्लांट टिश्यू को मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, एनिमल टिश्यू को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, काफी मजा आएगा सीखने में। आज रात को 10 बजे आपकी क्लास है, ठीक है। तबीयत मेरी पूरे तरीके ठीक है, मेरा गला जो है थोड़ा सा खराब है और कोल्ड हो रहा है मुझे, तो उस चक्कर में मेडिसिन वगैरह में सोच रहा हूँ 7 बजे वाली क्लास से पहले जाके ले आता हूँ, एंड होपफुली कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा, नथिंग टू वरी, ठीक है। सब कुछ कराया जाएगा नीरज, सब कुछ जो आपने टिश्यू के बारे में कभी सोचा होगा वो भी, और उसके अलावा भी, ठीक है जी। चलो, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स, नहीं परफॉर्म्स होगा। जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन, क्या परफॉर्म्स होगा या परफॉर्म होगा? अच्छा, कभी भी ना एक इंसान की बात नहीं मानते, रूल्स की बात मानते हैं, उससे आप सीखोगे बेटा। परफॉर्म्स होगा, पता है क्यों? बिकॉज टिश्यू इज सो एंड सो। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, वो बच्चा सही कह रहा है। अब सोचो क्यों। शाबाश, सोचो सोचो। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म, ये ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहा है। ये जो परफॉर्मेंस है ये सेल्स दे रहे हैं, नहीं नहीं टिश्यू के रिस्पेक्ट में, थिंक अबाउट इट। बाकी आप मुझसे बेहतर अंग्रेजी जानते हैं, यू नो द रूल्स, मेरे हिसाब से परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप चेक करना, सही आपने फरमाया है, फिर भी आप एक बार चेक करना, ठीक है। चलिए, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, ख्याल रखिए।